कैसे हो दोस्तों आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। ये श्रृंखला चल रही है इंडियन इकोनॉमी की यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की, और भारतीय अर्थव्यवस्था के शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को श्रृंखला लेकर द सक्सेस पॉइंट एट द रेट आपके सामने हाजिर होता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को ज़्यादा जल्दी से जल्दी हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, कि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को श्रृंखला को लेकर आता है, ऐसे प्रश्नों को लेकर आता है जो शायद ही यूट्यूब पे आपने देखे होंगे। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इंडियन इकोनॉमी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा ज़्यादा प्रश्नों को लगाएंगे आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का आज का पहला प्रश्न। आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। सिंगापुर में कारोबार करने वाली पहली भारतीय बैंक कौन सी है? आपका प्रश्न क्या है कि सिंगापुर में कारोबार करने वाली पहली भारतीय बैंक कौन सी है? आपका ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। सिंगापुर में कारोबार करने वाली पहली भारतीय बैंक कौन सी है? इंडियन ओवरसीज़ बैंक। आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष यानी 22-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन सा है? प्रश्न क्या है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, ब्राज़ील, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका। तो फटाफट से आंसर दीजिए। तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2022-23 की अगर हम बात करते हैं तो 22-23 में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन सा है? अमेरिका। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल की अध्यक्षता करते हैं? निम्नलिखित में से कौन है जो भारत में आर्थिक खुफिया परिषद यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल की अध्यक्षता करते हैं? आपके ऑप्शन है वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है उपराष्ट्रपति। तो फटाफट से आंसर दीजिए। तो दोस्तों आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता जो करते हैं वह है वित्त मंत्री। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक नियंत्रण यानी क्वालिटी कंट्रोल का साधन नहीं है? प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक नियंत्रण यानी क्वालिटी कंट्रोल का साधन नहीं है? आपके ऑप्शन है उपभोक्ता क्रेडिट का विनियमन, क्रेडिट का राशनिंग, मार्जिन आवश्यकता, परिवर्तनीय लागत और भंडार। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक नियंत्रण का साधन नहीं है? तो आपके ऑप्शन हो जाएगा परिवर्तनीय लागत और भंडार। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा अमल में लाया जा रहा है? प्रश्न क्या है, ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा अमल में लाया जा रहा है? आपके ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, अगला है ग्रामीण मंत्रालय, तीसरा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, चौथा है जनजातीय मामलों में के मंत्रालय। तो फटाफट से कमेंट में आंसर दीजिए। तो ग्राम अनाज बैंक योजना जिस मंत्रालय द्वारा अमल में लाया जा रहा है उसका नाम है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? प्रश्न क्या है कि भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है यूरोपियन यूनियन, तीसरा है फ्रांस, चौथा है जापान। भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? तो भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? यूरोपियन यूनियन। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या M2 के बारे में कौन सा कथन सही है? M1 प्लस डाकघर बचत जमा, M1 प्लस बैंकों के पास समावधि जमा, M1 प्लस बचत जमा प्लस डाकघर में सावधि जमा, या इनमें से कोई नहीं। हो सकता है दोस्तों ऐसे प्रश्न आपकी आंखों के बीच से न गुजरे हों,
या हो सकता हो आप इन प्रश्नों को जानते भी हों, तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए कि निम्नलिखित में से क्या M2 के बारे में सही है। तो जो M2 के बारे में सही है वो है M1 प्लस डाकघर बचत योजना। तो ए राइट हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कौन सा बैंक RIDF यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को नियंत्रित करता है? प्रश्न क्या है कि कौन सा बैंक है जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंक यानी SCARDB। SCARDB। दोस्तों कल मैंने एक प्रश्न पूछा था SCARDB का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी तक आप लोगों ने कमेंट में आंसर नहीं किया, तो दोस्तों इसका नाम होता है राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंक। बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। कौन सा बैंक है जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो ए राइट हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक जिसके कार्यालय और शाखाएं भारत में हैं? यानी कौन सा ऐसा विदेशी बैंक है जिसके कार्यालय और शाखाएं भारत में? आपके ऑप्शन है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक या फिर IDBI बैंक। तो निम्नलिखित में से जो एक विदेशी बैंक जिसके कार्यालय और शाखाएं भारत में हैं वो हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्रश्न क्या है कि बैंकिंग चैनल के माध्यम से सबसे तेज़ धन हस्तांतरण प्रणाली यानी मनी ट्रांसफ़र सिस्टम कौन सी है? प्रश्न क्या है कि बैंकिंग चैनल के माध्यम से सबसे तेज़ धन हस्तांतरित प्रणाली यानी मनी ट्रांसफ़र सिस्टम कौन सी है? प्रश्न ऑप्शन क्या है रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र यानी NEFT, तीसरा है वायर ट्रांसफ़र, चौथा है मेल ट्रांसफ़र। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए। बैंकिंग चैनल के माध्यम से सबसे तेज़ धन हस्तांतरित करने वाली प्रणाली कौन सी है? तो दोस्तों बैंकिंग चैनल के माध्यम से सबसे तेज़ धन हस्तांतरित प्रणाली यानी मनी ट्रांसफ़र सिस्टम कौन सी है? तो ये रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? निम्नलिखित में बैंकों में से कौन सा एक भारतीय बैंक है जो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? आपका ऑप्शन है फेडरल बैंक, विजया बैंक, तीसरा देना बैंक, चौथा कॉरपोरेशन बैंक। तो दोस्तों निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से जो एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है वो कौन सा है? आपका फेडरल बैंक। कौन सा बैंक? फेडरल बैंक। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक माना जाता है? ऑप्शन है वरिष्ठता, पदोन्नति की संभावना, तीसरा क्रय शक्ति, चौथा है अतिरिक्त शक्ति। निम्नलिखित में से किसे वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक माना जाता है? तो दोस्तों जिसे वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक माना जाता है वो है क्रय शक्ति। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, वित्तीय क्षेत्र आकलन पर समिति यानी CFSA के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? आपके ऑप्शन है श्री अशोक चावला, राकेश मोहन, DD सुब्बा राव या फिर उस्मा थोराट।
वित्तीय क्षेत्र आकलन पर समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित कौन थे? तो राकेश मोहन थे। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक यानी नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी पूर्णतः स्वीकृत संस्था यानी ओली सब्सिडायरी के रूप में की गई थी? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। सब्सिडायरी के रूप में की गई थी। ये की गई थी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की अगर हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? आपके ऑप्शन है बैंकिंग विनियमन अधिनियम की शुरुआत, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन, चौथा है बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण। प्रश्न क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? तो ये हो जाएगा बैंकिंग विनियमन अधिनियम की शुरुआत। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ब्रेटन वुड ट्विंस निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है? ब्रेटन वुड ट्विंस किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है आईबीआरडी और आईएमएफ, आईडीए और आईएफसी, तीसरा है आईडीए और एमआईजीए, चौथा है आईएमएफ और आईडीए। फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों। तो ब्रेटन वुड ट्विंस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आईबीआरडी और आईएमएफ को। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न क्या है? आरबीआई के विशेष प्रभाग यानी BRBNML का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है विदेशी करेंसी का प्रबंधन, दूसरा है नकली करेंसी का पता लगाने के लिए, तीसरा है वित्तीय पर्यवेक्षण, चौथा है भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई। तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। ये हो जाएगा भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने भारतीय रुपये के चिन्ह का डिजाइनर था? किसने भारतीय रुपये के चिन्ह का डिजाइन किया था? आपके ऑप्शन है नोदिता कोरिया मेहहोत्रा, उदय कुमार धर्मलिंगम, सिबिन के या फिर शाहरुख जे ईरानी। बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो निम्नलिखित में से जिसने भारतीय रुपये के चिन्ह का डिजाइन किया था वो थे उदय कुमार धर्मलिंगम। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, डियर मनी का सही प्रभाव क्या है? उधार सस्ते हो जाते हैं, उधार महंगे हो जाते हैं, उधार सस्ते या महंगे हो जाते हैं, चौथा है डियर मनी का उधार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों डियर मनी का जो सही प्रभाव है वो है उधार महंगे हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगली तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है दोस्तों कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाना चाहते हैं तो आप अपने प्ले लिस्ट में जाकर प्रश्नों को देख सकते हैं। नए विजिटर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरबीआई की भारतीय करेंसी की प्रिंटिंग प्रेस स्थित है? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरबीआई की भारतीय करेंसी की प्रिंटिंग प्रेस स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा, असम। तो आरबीआई की भारतीय करेंसी की प्रिंटिंग प्रेस जहां स्थित है वो पहला महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल।
तो आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, 20 रुपए के सिक्के के केंद्रों में किस धातु का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं, प्रश्न क्या है एक बार फिर से सुन लीजिए। 20 रुपए के सिक्के के केंद्र में किस धातु का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है निकिल पीतल, एल्युमिनियम कांस्य, निकिल चांदी या फिर स्टेनलेस स्टील। 20 रुपए के सिक्के के केंद्रों में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो 20 रुपए के सिक्के के केंद्रों में जिस धातु का उपयोग किया जाता है वो है निकिल पीतल। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस क्रिप्टो करेंसी को मूल रूप से मेम कॉइन के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं लार्ड कॉइन, कार्ड कार्डानो, मोनेरो, डार्क कॉइन। एक बार फिर से सुन लीजिए, किस क्रिप्टो करेंसी को मूल रूप से मेम कॉइन के नाम से जाना जाता है? तो जिस क्रिप्टो करेंसी को मूल रूप से मेम कॉइन के नाम से जाना जाता है उसका नाम है डॉग कॉइन। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, वर्ष में कम से कम 4 बार आयोजित होने वाली मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? भारत में ब्याज दर तय करना, नकली करेंसी का पता लगाना, वित्त पर्यवेक्षण, बाद में आर्थिक योजना, पंचवर्षीय योजना। वर्ष में कम से कम 4 बार आयोजित होने वाली मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंडिया का मुख्य कार्य होता है नकली करेंसी माफ़ कीजिएगा, भारत में ब्याज दर तय करना होता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और बन सकता है दोस्तों कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। इसमें 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। ठीक है, 6 सदस्य होते हैं। छः सदस्य होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने पहली बार उधार लेने के लिए आईएमएफ का सहारा लिया था? रोलिंग प्लान 1978 से 1980 के बीच, पहली योजना 1951 से 1956 के बीच, तीसरी योजना 1961 से 1966 के बीच, चौथी योजना 1969 से 1974 के बीच। तो किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने पहली बार उधार लेने के लिए आईएमएफ का सहारा लिया था? तो वो था तीसरी योजना। तीसरी योजना यानी 1961 से 66 के बीच। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, वायदा बाजार यानी फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। प्रश्न क्या है कि वायदा बाजार आयोग यानी फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर। तो वायदा बाजार आयोग का मुख्यालय स्थित है दोस्तों मुंबई में। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो से, इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों, आपसे बस यही गुजारिश है। तो मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसे शीशा तलाश कर। तो फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ इसी सेशन में, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, नए प्रश्नों की श्रृंखला में। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।